नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। कल के लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कल आपकी क्लास शूट नहीं हो पाई थी, इसलिए आप लोगों को नहीं मिल पाई। तो आगे से क्लास रेगुलर मिलेंगी। कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा 5 रिवीजन के प्रश्न जो हैं, उसमें पहला है 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन किसने बनाया था? जो 1983 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसके फाइनल में सर्वाधिक रन भारत की तरफ से के श्रीकांत ने बनाया था। किसने बनाया था? के श्रीकांत। कौन थे? के श्रीकांत ने बनाया था। और कितने रन बनाए थे? तो 38 रन। के श्रीकांत ने 38 रन बनाया था 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से। अगला प्रश्न हमारा है किराना घराना के संस्थापक कौन है? तो किराना घराना के संस्थापक करीम खान है। कौन है? करीम खान किराना घराना के संस्थापक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? जो अनुच्छेद 40 है भारतीय संविधान का, इसका संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है। इसमें ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी सिद्धांत पर किया गया है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? जो जैव विविधता अधिनियम है यह सन 2002 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। तो चलिए इसी के साथ अपने आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को देखते हैं। ये आपके 5 रिवीजन के प्रश्न थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? कौन सा पारंपरिक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है? क्या दुमहल है, रास लीला है, गरबा है या फिर नाटी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो गरबा, गुजरात का गरबा जो पारंपरिक नृत्य है यह नवरात्रि के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नाट्य नृत्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। गुजरात के गरबा नृत्य को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सन 2023 में शामिल किया गया था। कब? सन 2023 में 15वें विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा है? क्या एन बेड इन द रिवर है, क्या द सैटेनिक वर्सेज है, या इन ए फ्री टेस्ट है, या एन एरिया ऑफ डार्कनेस है? तो कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी ने लिखा है? तो सलमान रश्दी का उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज है। क्या है? द सैटेनिक वर्सेज सलमान रश्दी का उपन्यास है। इनकी अदर्स बुक इन ए फ्री टेस्ट भी है और इन एरिया ऑफ डार्कनेस सलमान रश्दी की बुक है, लेकिन ये उपन्यास नहीं है। द सैटेनिक वर्सेज जो है सलमान रश्दी का उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मुसलमानों द्वारा
मनाए जाने वाला कौन सा त्योहार बारह वफ़ात के नाम से भी जाना जाता है? मुसलमान ऐसा कौन सा त्योहार मनाते हैं जिसको बारह वफ़ात के नाम से भी जानते हैं? क्या ईद उल जुल्हा है, शब ए बारात है, मुहर्रम है या मिलाद उन नबी है? तो बारह वफ़ात के नाम से जाना जाने वाला त्योहार मिलाद उद नबी है। यह पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके जन्मदिन पर मनाया जाने वाला त्योहार है। मुसलमानों के जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ईद उल जुल्हा जो है वह रमजान के महीने के अंत में मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? जो भारतीय जनसंख्या है उसका कितना परसेंट भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? क्या 58.8%, 68.8% या 66.8% या फिर 67.8% रहता है? तो ग्रामीण पॉपुलेशन भारत की 68.8% है। कितना है? 68.8% है। तो अर्बन कितना हो जाएगा, यानी शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जो 68.8% है, तो अर्बन यानी शहरी 31.2% हो जाएगी। सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रतिशत के दायरे से पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश परसेंटेज में सबसे अधिक है, और वैसे जनसंख्या सर्वाधिक यूपी में अधिक है। कौन सी? ग्रामीण जनसंख्या। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा क्रूज मिसाइल है? इनमें से कौन सा है जो क्रूज मिसाइल है? तो क्या अग्नि-1 है, ब्रह्मोस है या फिर धनुष है? तो क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस जो है वह क्रूज मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। अन्य क्रूज मिसाइल में ए निर्भया है। कौन सी है? ए निर्भया भी क्या है? क्रूज मिसाइल है। आगे देखते हैं। तो इसका आपका क्या सही हो जाएगा? ओनली सेकेंड। कौन सा सही हो जाएगा? ओनली सेकेंड, यानी ब्रह्मोस केवल क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न हमारा है भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? भारत रत्न पहले उद्योगपति कौन थे जिन्हें दिया गया? क्या रतन टाटा जी को दिया गया, JRD टाटा जी को, धीरू भाई अंबानी को या गोपीनाथ बोरदोलोई को दिया गया? तो JRD टाटा जी को सबसे पहले जो उद्योगपति थे इनको भारत रत्न दिया गया। किसको दिया गया? JRD टाटा जी को। कब दिया गया था? तो 1992 में सबसे पहले JRD टाटा जी को भारत रत्न दिया गया था उद्योगपतियों में। और ये भारत रत्न की शुरुआत जो है वह 1954 में हुई थी। कब हुई थी? जो भारत रत्न प्रदान करना शुरू कब हुआ था? 1954 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय का मिलान करिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय का मिलान करिए। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? उसके बाद एशियाई विकास बैंक किसका? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय क्या जकार्ता है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय क्या मनीला है? आसियान का मुख्यालय का जिनेवा है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला है। क्या है? मनीला, यानी ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ए का सेकेंड, यानी एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला में है।
विश्व आर्थिक मंच किसका? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा। बी का थर्ड, क्या बी का थर्ड के साथ हो जाएगा। और आपका सी आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता है। सी का फर्स्ट है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। आगे देखते हैं। और ओपेक का मुख्यालय जो होगा वो वियना होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक का क्या था? ओपेक का हो जाएगा वियना। तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मुडेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? ऐसा कौन सा राजा था जिसने, वो किस वंश के थे जिन्होंने मुडेरा का सूर्य मंदिर बनवाया? क्या राष्ट्रकूट थे, परमार थे, तोमर थे या फिर सोलंकी थे? तो सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने मुडेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ क्या करवाया था? मुडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो मुडेरा का सूर्य मंदिर है यह सौर ऊर्जा से चलता है, यानी यहाँ पर जितने भी विद्युत का कार्य है वो सौर एनर्जी से संचालित होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए पद धारण करता है। तो ये भी सही है। क्या है? सही है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। यह संसद का अंग है, संसद का अंग भी है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है। किसके पास जाता है? तो संसद में पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के सहमति के लिए जाता है। ये भी सही है। उसके पास वीटो शक्ति है जिसके द्वारा वह संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक सहित विधेयकों को रोक सकता है या सहमति देने से इनकार सकता है। तो ये उसके पास वीटो पावर है, लेकिन वह सभी विधेयकों को रोक नहीं सकता है। वह अपनी सहमति दे सकता है तथा कुछ विधेयकों को कुछ समय के लिए रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं की गई है? वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये भी सही है। संसद के किसी सदस्य की निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न पर अपने विवेक से निर्णय लेना, तो ये गलत है। अपने विवेक से वो निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति को क्षमा दान देना जिसे न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। तो ये भी है, वो अपने न्यायालय द्वारा दंडित किए गए, सेना न्याय हो या किसी और या सर्वोच्च न्यायालय, उसको वह क्षमा कर सकता है। कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 72 के द्वारा उसमें यह शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाना। तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भी हटा सकता है राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो क्या लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं या फिर विधान परिषद के सदस्य करते हैं? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह कौन करते हैं? तो इनमें से विधान परिषद के जो सदस्य हैं और वो नहीं करते हैं। कौन? विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए चयन नहीं किए जाते हैं। तो इसमें से आप कौन कौन सही हो जाएगा? एक सेकेंड। कौन चुनाव करता है? तो कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो ऑप्शन 1 और 3 कौन? ओनली 1 एंड 3 कौन सा सही हो जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। क्या मुख्य लेखाधिकारी होता है, मुख्य विधि अधिकारी होता है, मुख्य अंकेक्षण अधिकारी होता है या फिर मुख्य चुनाव अधिकारी होता है? तो भारत का महान्यायवादी मुख्य विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? मुख्य विधि अधिकारी होता है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। यह भारत सरकार के किसी भी मामले में वकील के रूप में कार्य करता है। जो वर्तमान महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमणी हैं। कौन है? आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? जहांगीर ने तुजुक-ए जहांगीरी को फारसी में लिखा है। तो ये भी सही है। क्या? जहांगीर ने तुजुक-ए जहांगीरी को फारसी में लिखा है। यह इसकी आत्मकथा है, लेकिन इसने तुजुक-ए जहांगीरी को पूर्ण नहीं किया था। तुजुक-ए जहांगीरी को मौतविंद खां ने पूर्ण किया था। किसने? मौतविंद खां ने तुजुक-ए जहांगीरी को पूर्ण किया था, लेकिन यह फारसी में ही है, विंद खां ने। अगला है, जहांगीर के शासन में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो भारत आया और दिल्ली दरबार में उनसे मिले। तो सर थॉमस रो तो भारत आया था, लेकिन उनसे दिल्ली दरबार में नहीं, आगरा के दरबार में मिला था। कहाँ मिला था? आगरा के दरबार में मिला था। तो इसलिए सही कौन सा हो जाएगा? ओनली वन सही होगा। क्या? ओनली वन ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? ऐसा कौन सा जो साम्राज्य है जो शाहजहां ने नहीं बसाया था? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्या शाहजहानाबाद मंदिर दिल्ली को नहीं बसाया था, लाल किला दिल्ली को नहीं बसाया था, या जामा मस्जिद दिल्ली को नहीं, या फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली को नहीं? तो शाहजहां ने हुमायूं के मकबरे दिल्ली को नहीं बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम ने बनवाया था। जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है उसको किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे को बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो वो क्या पंजाब का राज्यपाल था, कश्मीर का था, दक्कन का राज्यपाल था, या फिर बंगाल का राज्यपाल था? तो अपने पिता के समय औरंगजेब जो था वो दक्कन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? दक्कन का राज्यपाल था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्रादुरा वास्तुकला की जड़ना तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? जो पित्रादुरा शैली है वह किस इमारत में है? क्या ताजमहल में है, इंडिया गेट में है, चार मीनार में है, या गेटवे ऑफ इंडिया में है? तो गेटवे ऑफ इंडिया में पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया है, या चार मीनार में, या फिर इंडिया गेट, या ताजमहल में? तो पित्रादुरा शैली का उपयोग ताजमहल में किया गया है। किस में किया गया है? ताजमहल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हिमालय पर्वत श्रृंखला और यह जिस हिमालय का हिस्सा है से संबंध गलत है? यानी इसमें से जो संबंध दिया गया है वो कौन सा हिमालय का संबंध है जो गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत है? क्या महान हिमालय धौलाधर श्रृंखला, महान हिमालय में धौलाधर श्रृंखला है, बाह्य हिमालय में शिवालिक है, निम्न हिमालय में पीर पंजाल है, तिब्बत हिमालय में जास्कर श्रृंखला है?
तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा महान हिमालय में धौलाधर श्रृंखला नहीं है। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक श्रृंखला स्थित है। निम्न हिमालय में पीरपंजाल है और तिब्बती हिमालय में जास्कर श्रृंखला उपस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत सबसे लंबा हिमनद है? यानी हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद क्या गगरी है, बतुरा है, हिस्पर है या इनमें से कोई नहीं है? तो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा हिमनद हिस्पर है। कौन सा है? हिस्पर हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा हिमनद है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के खिलाफ शुरू हुआ था? क्या सरदार सरोवर बांध पर, बगरी बांध पर, तुंगभद्रा बांध पर या भाखड़ा नंगल बांध पर? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध पर शुरू किया गया था। किस पर? सरदार सरोवर बांध पर। इसके जो प्रेरणा थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के, वो मेधा पाटकर और बाबा आमले थे। कौन थे? मेधा पाटकर और बाबा आमले। 1985 में इसको शुरू किया गया था। जो नर्मदा नदी है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे लंबी नदी तथा भारत की लंबी नदियों में 5वें स्थान पर है। पूर्व से पश्चिम में बहने वाले में सबसे लंबी है, लेकिन पूरे सभी नदियों में यह 5वीं सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाते हैं और पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो पृथ्वी का औसत तापमान है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई है। उस परियोजना का नाम क्या? कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स है, प्रोजेक्ट कंजर्वेशन कैट्स है, प्रोजेक्ट बिग कैट्स है या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है? तो इस परियोजना का नाम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? जो नाबार्ड है इसमें भारत सरकार का हिस्सा क्या 75% है, 50% है, 99% है या फिर 85% है? तो नाबार्ड में भारत का हिस्सा 99% है। कितना है नाबार्ड में भारत का हिस्सा? 99%। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में एक स्वायत्त निकाय बन गया है। क्या? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में एक स्वायत्त निकाय बना है। तो क्या 1988 में बना है, 1993 में, सन 2001 में या फिर 1992 में? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में भारत जो है 1992 में एक स्वायत्त निकाय बना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ में है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? तो क्या 1948 में, 1952 में, 1939 में या 1927 में? तो भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। कब हुई? 1927 में इसकी स्थापना
की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में, फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडलों को वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? क्या 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो आरबीआई के निदेशक मंडल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पहले भारतीय जो अध्यक्ष थे वह सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में संजय हैं। कौन से? 26वें नंबर के। चलिए आज का आपका होमवर्क है, आरबीआई की मौद्रिक समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में देंगे। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। अगर कोई सुझाव या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।